हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं कोटा स्टूडियो से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे सर की क्लास है। तो बच्चों, कल हमने पॉलिनेशन पढ़ा था और काफी डिटेल में पढ़ा था और बिल्कुल टू द पॉइंट एक एक चीज को आपको डिस्कस कराया गया था। तो आज का जो एजेंडा होने वाला है, सबसे पहले हम कल के लेक्चर को एक बार रिवाइज करने वाले हैं। उसके बाद हम आपको आउटब्रीडिंग डिवाइस कराएंगे और पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में आपसे बात की जाएगी। बच्चों, आपके पास लास्ट टू लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे जिनका अभी डिस्कशन नहीं हुआ था। तो बच्चों, मैंने उन क्वेश्चंस में और भी क्वेश्चंस ऐड किए हैं, जैसे मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। मैंने उसमें और भी क्वेश्चन ऐड किए हैं और ये जो टोटल क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, ये आपके हो गए हैं टोटल आपके जो क्वेश्चंस हो गए हैं, वो क्वेश्चंस आपके हो गए हैं 62 क्वेश्चन हो गए हैं। तो लास्ट टू लास्ट क्लास के जो क्वेश्चंस थे वो और मैंने कुछ नए क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो टोटल क्वेश्चंस हो गए हैं 62। इन 62 क्वेश्चंस के मैंने आखिरी स्लाइड पे आंसर भी लिखे हैं। तो आपके पास जो ये छुट्टियां रहेंगी 2 दिन की, इनमें आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप आंसर की के साथ पूरा का पूरा टैली करेंगे और इन क्वेश्चंस का पूरा डिस्कशन करने में 20 मिनट्स लगेंगे। तो मैं 20 मिनट्स का इन क्वेश्चन का डिस्कशन आपके ऐप में परसों तक डलवा दूंगा। आई रिपीट, इन क्वेश्चंस का डिस्कशन कराने में 20 मिनट्स लगेंगे। इनका डिस्कशन मैं आपके ऐप में परसों तक पूरा का पूरा अपलोड करवा दूंगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब से ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब हम एक बार कल की क्लास का रिवीजन करेंगे, एक बार हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। तो एक बार आप सभी लोग यस सर लिख दीजिए, एक बार आप सभी लोग यस सर लिख दीजिए और मैं स्टार्ट करता हूं। एक बार आप सभी लोग यस सर लिख दीजिए फटाफट, जल्दी से यस सर लिख दीजिए, जल्दी से यस सर लिख दीजिए। अच्छे बच्चों की तरह सब लोग यस सर लिख दीजिए फटाफट। ठीक है, आइए एक बार रिवीजन करते हैं। कल काफी सारा पढ़ा था, एक बार रिवीजन करते हैं। सब लोग आ जाओ, एकदम सब लोग आ जाओ, रिवीजन चल रहा है। बिना स्ट्रेस के बैठना, बिना स्ट्रेस के बैठना। मैं संभाल लूंगा, मैं समझाऊंगा टॉपिक, मैं समझाऊंगा, मैं लूंगा स्ट्रेस, तुम नहीं लेना स्ट्रेस। कूल होके बैठना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा था जिसमें 2 टाइप का था, एबायोटिक और बायोटिक। इसमें सबसे कॉमन है बायोटिक एजेंट और लेस कॉमन है एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट में 2 टाइप का था, एक विंड था और एक वाटर था। तो विंड और वाटर में ज्यादा कॉमन है विंड, लेस कॉमन है वाटर। तो सबसे पहले हमने यह देखा कि जिनके अंदर पॉलिनेशन विंड और वाटर से होता है, वहां पॉलन ग्रेन रैंडम मूव करती है, नॉन डायरेक्शन मूव करती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच ही नहीं पाती, बहुत सारी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंच ही नहीं पाती, काफी सारी पॉलन ग्रेन का लॉस हो जाता है। इसलिए इस चीज से कंपेंसेट करने के लिए ये फ्लावर जिनके अंदर पॉलिनेशन विंड या वाटर से होता है, ये बहुत ज्यादा नंबर में आपका पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, ताकि मैक्सिमम पॉलन ग्रेन अगर ना भी पहुंच पाए स्टिग्मा पर, तो कुछ पॉलन ग्रेन तो स्टिग्मा पर पहुंच पाए। इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा था विंड के थ्रू
जिसको आपने बोला था, बताऊंगा स्कूल का भी पढ़ाऊंगा, पढ़ा लूं पहले बेटा, स्कूल का भी बताऊंगा, ठीक है, पढ़ाने तो दो पहले। अननेसेसरी चैट को भी अवॉइड करो। जब टीचर समझा रहा है तो वो आपकी चैट नहीं पढ़ेगा, वो अपने को फोकस करेगा। मत करो चैट, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। बात को सुनो जो मैं समझा रहा हूं। अगर विंड के थ्रू हो रहा है तो आप इसको एनिमोफिली बोलते हैं। तो विंड के केस में जो पॉलन ग्रेन है वो लाइट है, वो नॉन स्टिकी है, मतलब उसमें पॉलन किट एब्सेंट है, वो स्मॉल है, वो ड्राई है, और जो फ्लावर है उसमें स्टेमन जो था वो एक्सपोज था, ताकि उसके ऊपर विंड टकराएगी तो आपका स्टेमन हिलेगा, आपका एंथर शेक करेगा और उसमें से पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगी। और स्टिग्मा जितना फेदरी होगा, स्टिग्मा जितना हेरी होगा, उतना ज्यादा पॉलन ग्रेन ट्रैप होगा। यह आपने पढ़ा था। दूसरा, ओव्यूल का जो नंबर है वो सिंगल है इन ओवरी। अगर एक ओव्यूल होगा तो हमारे पास एक ही एग होगा, तो एक एग को फर्टिलाइज करना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है। अगर ओव्यूल के नंबर ज्यादा होते तो फिर सभी ओव्यूल के एग को फर्टिलाइज करना पड़ता, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती। इसलिए सिंगल ओव्यूल इन ओवरी बिल्कुल सही है। न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इनफ्लोरोसेंस। एक गुब्बारे को शूट करना दिक्कत है। अगर बहुत सारे बैलून होंगे, अगर प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर होंगे तो पॉलन ग्रेन किसी पे तो गिरेगी, तो इसलिए काफी सारे फ्लावर होने चाहिए प्लांट के अंदर। न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू इनफ्लोरोसेंस, ये आपने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। तो ये कॉमनली मिलता है आपका, कहां मिल रहा था? ग्रास के अंदर मिल रहा था, और ग्रास की जो फैमिली थी वो पोएसी फैमिली थी। तो ये आपने विंड के केस में पढ़ा था। यहां फ्रेगनेंस की नीड नहीं है, नेक्टर का नीड नहीं है, रिवॉर्ड का नीड नहीं है, यहां पर इंसेक्ट की नीड आपको नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा आपने पढ़ा था हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में वाटर की हेल्प से होता है, बिल्कुल सही है। फिर आपने पढ़ा था कि एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इनके केस में मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास ले जाने के लिए वाटर मीडियम की जरूरत होती है। तो जहां जहां वाटर मिलेगा वहीं वहीं पर एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइट में मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचेंगे और फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। इसका मतलब एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइट में फर्टिलाइजेशन के लिए आपको वाटर की नीड पड़ती है, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है, बिल्कुल सही है। वाटर के थ्रू जो हाइड्रोफिली है वो लेस कॉमन है, वो सिर्फ 30 जेनरा में ही मिलता है, उसमें भी मोस्टली मोनोकॉट के अंदर मिलता है। इसके दो टाइप थे, एक को बोला था एपीहाइड्रोफिली, दूसरे को बोला था हाइपोहाइड्रोफिली। एपी में बताओ बिलो था या अबव था? अगर पानी के सरफेस के ऊपर हो रहा है, पानी के सरफेस पर हो रहा है तो एपीहाइड्रोफिली था। तो इस केस में जो फीमेल फ्लावर है वो पानी से बाहर आएगा। तो फीमेल फ्लावर पानी से बाहर तभी आएगा जब उसकी जो पेडिसिल होगी, उसकी जो स्टॉक होगी वो लॉन्ग होगी, बिल्कुल सही है। मेल फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के करंट की वजह से मेल फ्लावर में से पॉलन ग्रेन निकल रही हैं, वो पॉलन ग्रेन वाटर करंट की वजह से मूव कर रही हैं और फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाएंगी, उसके स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगी। ऐसे मूवमेंट को आपने पैसिव मूवमेंट बोला था, जिसका एग्जाम्पल वेलिसिनेरिया था। वेलिसिनेरिया फ्रेश वाटर था, यह आपने पढ़ा था एपीहाइड्रोफिली में। दूसरा, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं उनके अंदर पॉलिनेशन वाटर से हो, ऐसा कोई रूल नहीं होता।
ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट के अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो आपका इंसेक्ट और विंड के थ्रू होता है। दो एग्जाम्पल लिखे हैं किताब में, एक का नाम था वाटर हाइसेंथ जिसको आप इकॉर्निया बोले थे, दूसरे का नाम था वाटर लिली जिसको आप निम्फिया बोले थे। दोनों के दोनों प्लांट एक्वेटिक हैं, बट इनके अंदर पॉलिनेशन वाटर से नहीं होता, इनके अंदर पॉलिनेशन विंड और इंसेक्ट से होता है। बिल्कुल सही है। तो अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है तो नेक्टर की जरूरत यहां पर, अगर वाटर के थ्रू हो रहा है नेक्टर की जरूरत नहीं है, फ्लावर जो होगा स्मॉल होगा, फ्रेगनेंस की जरूरत नहीं है, रिवार्ड की जरूरत नहीं है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एपीहाइड्रोफिली के बाद था हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली में मेल फ्लावर भी पानी के अंदर है, फीमेल फ्लावर भी पानी के अंदर है। पॉलन ग्रेन पानी के अंदर मूव करेगी, पॉलन ग्रेन वेट ना हो जाए इसलिए पॉलन ग्रेन के चारों तरफ म्यूसिलेट्स की कवरिंग होगी। पॉलन ग्रेन लॉन्ग होगा, रिबन शेप होगा, म्यूसिलेट से कवर होगा। इसका एग्जाम्पल जूस टेरा था जिसको आप मेरीन बोलते हो, जिसको आप सी ग्रास बोलते हो। यहां तक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही है। तीसरा था आपका जूफिली। जूफिली का मतलब होता है एनिमल। अगर एनिमल के थ्रू हो तो इसको आप बोलते हैं जूफिली। बिल्कुल सही है, ध्यान से समझना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जू मतलब जूलॉजी, जू मतलब जूलॉजी, जू मतलब एनिमल। अगर एनिमल के थ्रू होता है तो वो है जूफिली। तो अब अगर मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं आपको बोलता हूं आपके फ्लाइज हो गए, आपका बीटल हो गया, आपका बीज हो गया, आपका वॉस्प हो गया, आपका मॉथ हो गया, आपका बैट हो गया, आपका बर्ड हो गया, ये सब एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। ये सब एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। तो एनिमल किंगडम में आपके बर्ड भी आ गए, इंसेक्ट भी आ गए। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं बोलूं एनिमल के थ्रू हुआ तो आप जूफिली बोलेंगे, और उसमें कैटेगराइज करूं कि इंसेक्ट के थ्रू हुआ तो आप एंटेमोफिली बोलेंगे। एंटेमोफिली जूफिली का टाइप है, एंटेमोफिली जूफिली का टाइप है, एंटेमोफिली जूफिली का टाइप है। जूफिली का मतलब हो गया एनिमल, एंटेमोफिली का मतलब हो गया इंसेक्ट। इंसेक्ट भी एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सही है। इंसेक्ट के केस में फ्लावर के अंदर फ्रेगनेंस की जरूरत है, उसका अट्रैक्टिव होना जरूरी है, उसका लार्ज होना जरूरी है, उसका ब्राइटली कलर्ड होना जरूरी है, रिवार्ड देना जरूरी है। यह आपने देखा था। दूसरा आपने देखा था कि जो बड़े बड़े एनिमल होते हैं वो भी पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे प्राइमेट में आपने लेमर को देखा था, रेप्टाइल्स में आपने गार्डन लीजर्ड और जैको लीजर्ड को देखा था। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आपने ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स को देखा था जिनको आर्बोरियल बोला था। इनके साइज बड़े हैं, ये भी पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल सही है। और जो प्लांट होते हैं जो गंदी महक को प्रोड्यूस करते हैं, फाउल ऑर्डर, उनके अंदर पॉलिनेशन फ्लाइज एंड बीटल से होता है। बिल्कुल सही है। आपका जो रिवार्ड होता है, आपका जो गिफ्ट होता है वो पॉलन हो सकता है, वो नेक्टर हो सकता है, या फिर एमोर्फोफेलस प्लांट था जिसमें फ्लावर की हाइट 6 फीट पे थी। तो अगर फ्लावर की हाइट 6 फीट पर है तो किसी को अपने एग अगर इसके ऊपर डिपॉजिट करना है तो वो एग इसके ऊपर डिपॉजिट हो सकते हैं। क्योंकि ये एक हाइट पर है फ्लावर, तो आप इजीली यहां पर कोई अपने एग को डिपॉजिट कर सकता है। ये आपने पढ़ा था। दूसरा आपने पढ़ा था कि यहां पर आपका जो प्रोनुबा मॉथ है और यक्का प्लांट है, इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन होती है। मतलब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जो फीमेल मॉथ होता है वो अपना एग को डिपॉजिट करता है यक्का प्लांट में। उस एग में से जब लार्वा निकलेंगे, उसमें से जब बच्चे बनेंगे, वो बच्चे उस यक्का प्लांट के सीड को खाएंगे, उनको नरिशमेंट मिलेगा
मिलेगा, और जब वो बच्चे उस प्लांट से बाहर निकलेंगे तो उस प्लांट की पॉलन ग्रेन को ले जाएंगे। यहां तक आपको पढ़ाया गया था। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया तो एक बार सारे लोग यस सर लिख दीजिए और मुझे आगे बढ़ने की परमिशन दे दीजिए। ये पढ़ा नहीं रहा था, ये कल की क्लास का रिवीजन था। कोई नया एडमिशन लिया हो और आज की क्लास में बैठा हो और कहे कि ये मास्टर कैसे पढ़ा रहा है, ये कल का रिवीजन था। नहीं तो पहली बार बैठे होगा चक्कर खाके गिर जाएगा, ये कैसे पढ़ा रहा है। ये कल का रिवीजन था, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा फोकस करना। 12 लेक्चर दिए हैं हमें इस चैप्टर को खत्म कराने में, 12 लेक्चर में ही ये चैप्टर हम अच्छे से खत्म करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आउट ब्रीडिंग डिवाइस, यहां से हमें स्टार्ट करना था। आउट ब्रीडिंग डिवाइस पूरा फोकस करना। एक ही चीज बोलूंगा, स्ट्रेस फ्री बैठना, बाकी मैं संभाल लूंगा। एक बारी में समझ नहीं आएगा दोबारा बता दूंगा, तिबारा बता दूंगा, मैं संभाल लूंगा। क्लास खत्म होने के बाद एक एक चीज समझ में आएगी। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट, कि भैया ज्यादातर प्लांट कैसे होते हैं। ज्यादातर प्लांट जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। ज्यादातर प्लांट जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, जिसको आप बोलते हो हर्माफ्रोडाइट, अगर ज्यादातर प्लांट बाइसेक्सुअल हैं तो आप मुझे बताइए, ज्यादातर प्लांट अगर आपके बाइसेक्सुअल हैं, इसका मतलब इसमें स्टेमन भी है और इसमें पिस्टिल भी है। अगर ज्यादातर प्लांट आपके बाइसेक्सुअल हैं, जिसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो वो मोस्टली क्या फेवर करेगा, ऑटोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। बताओ क्या फेवर करेगा, जनरली क्या फेवर करेगा। दोनों पार्ट इसके अंदर है, तो ये जनरली आपका क्या फेवर करेगा, ये जनरली आपका फेवर करेगा ऑटोगैमी। जिसको आप बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, बिल्कुल सही है। What is आउटब्रीडिंग डिवाइस? ऐसी चीज जो सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करे और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे। ऐसी डिवाइस जो सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करे और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे, ऐसे डिवाइस को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है? इट inhibits or discourage, किसको डिस्करेज करता है, किसको नीचा दिखाता है? सेल्फ पॉलिनेशन को। और किसको प्रमोट करता है? इट प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसे मेथड जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोके और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करे, ऐसे मेथड कहलाते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। बिल्कुल सही है यार, पढ़ाने दो यार। क्या आत्मा लोगो, मैं पढ़ा रहा हूं, एक लिख रहा है क्लास 11 के नोट्स। अरे पढ़ाने दे, मैं चैट पढ़ूंगा ही नहीं यार, मैं कैसे फोकस कर पाऊंगा अपने आप को। मैं यहां बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। एक लिख रहा है क्लास 11 के नोट्स। बेटा अभी मत लिख, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, चैट मत लिख भाई, यहां फोकस कर, पढ़ाने दे। या तो मैं यहां बैठ के चैट ही पढ़ लेता हूं। टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए। अरे सब बताऊंगा, क्लास के एंड में बताऊंगा। जब मैं लिखने का समय तुम्हें दूंगा तब तुम चैट डालना, ताकि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकूं। अभी पढ़ाने दे। अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे धोले पढ़ाने दे मेरे भाई, पढ़ाने दे यार, अरे पढ़ाने दे दीवाने। ठीक है। इट इनहिबिट और डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, इट प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसे मेथड
जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करते हैं, ऐसे मेथड को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस। सर एग्जांपल से समझाइए। पहला है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब समझिएगा, व्हेन both sex organ do not mature at same time, दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही टाइम पर मैच्योर नहीं होते। मान लीजिए ये एक प्लांट है और इस प्लांट में स्टेमन है और कार्पल है, स्टेमन है और पिस्टिल है। बिल्कुल सही है। पिस्टिल का पार्ट है स्टिग्मा। तो यहां पर आपका पिस्टिल मैच्योर हो गया, आपका पिस्टिल मैच्योर हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो स्टिग्मा है वो तैयार है पॉलन ग्रेन को अपने ऊपर जर्मिनेट करवाने के लिए। पिस्टिल तैयार है, इसका मतलब पिस्टिल का जो स्टिग्मा पार्ट है वो रिसेप्टिव है। वो कह रहा है, हे पॉलन ग्रेन मेरे स्टिग्मा पर गिर जाओ और जर्मिनेट कर जाओ। लेकिन आपका जो स्टेमन है वो अभी तैयार नहीं है। स्टेमन बोलूं या एंथर बोलूं, वो अभी मैच्योर नहीं है, वो अभी मैच्योर नहीं है। तो आप मुझे देखिए, स्टेमन मतलब एंथर मैच्योर नहीं है, पिस्टिल तैयार है, फीमेल तैयार है, उसका स्टिग्मा रिसेप्टिव है, लेकिन इसकी पॉलन ग्रेन अभी तैयार नहीं है, इसका एंथर अभी तैयार नहीं है। तो मजबूरी में इसके पिस्टिल पर जो पॉलन ग्रेन आएंगी वो बाहर से आएंगी। पॉलन ग्रेन फ्रॉम आउटसाइड, पॉलन ग्रेन फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि इसकी पॉलन ग्रेन अभी तैयार नहीं है, तो इसके स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन आएगी वो आएगी किसी अनदर प्लांट से, किसी अनदर प्लांट से। तो ये किसको फेवर किया, ये किसको फेवर किया? इट मींस ये फेवर किया आपका किसको, ये फेवर किया आपका किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। किसको फेवर किया? क्रॉस पॉलिनेशन को। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। स्टिग्मा आपका तैयार है, मैच्योर है, पिस्टिल मैच्योर है, स्टिग्मा रिसेप्टिव है, लेकिन स्टेमन तैयार नहीं है, एंथर मैच्योर नहीं है। तो इसकी पॉलन ग्रेन इसके ऊपर नहीं जा सकती, इसके ऊपर जो पॉलन ग्रेन आएगी वो बाहर से आएगी। तो ये फेवर करेगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल फोकस करना। दूसरा केस समझिएगा, दूसरा केस समझिएगा। यहां हम एक लाइन खींच देते हैं। दूसरा केस समझिएगा। मैंने यहां पर फिर से ये बनाया और इसमें लिख दिया आपका स्टेमन और दूसरा लिख दिया पिस्टिल। इस समय आपका जो स्टेमन है, आपका जो स्टेमन है मतलब आपका जो एंथर है वो मैच्योर है, बट जो पिस्टिल है वो मैच्योर नहीं है। पिस्टिल और स्टिग्मा, पिस्टिल जो है वो मैच्योर नहीं है। पिस्टिल इज नॉट मैच्योर, पिस्टिल इज नॉट मैच्योर और स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव। स्टेमन तैयार है, एंथर तैयार है, इसकी पॉलन ग्रेन निकलने के लिए तैयार है, बट इसके घर में जो फीमेल बैठी है, फीमेल कह रही है मैं अभी मैच्योर नहीं हूं, मेरा स्टिग्मा अभी रिसेप्टिव नहीं है, तुझे करना है तो अपनी पॉलन ग्रेन को बाहर निकाल दे और वो किसी दूसरे प्लांट पे चली जाएंगी। तो मजबूरी में इसको अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में जाना पड़ेगा। पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू
pollen grain transferred to another flower. Pollen grain transferred to another flower. So it favors क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया तो यस लिखिए, हंसो मत, थालो हंसो मत। समझ में आया तो यस लिखिए। भाई यहां पर फीमेल तैयार नहीं है, मेल तैयार है। मजबूरी में मेल को दूसरी जगह जाना पड़ा। यहां पर आपका मेल तैयार नहीं है, फीमेल तैयार है, तो किसी दूसरे फूल से मेल को यहां आना पड़ा। तो बिल्कुल सही है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी चीज, पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, ये एक फ्लावर है, बिल्कुल सही है। कैसा फ्लावर है? मैंने बोला ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बिल्कुल सही है। ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब इसके अंदर आपका स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है। लेकिन एक फ्लावर के अंदर जो स्टेमन है, स्टेमन एंड पिस्टिल आर नॉट क्लोज टू ईच अदर। स्टिग्मा और पिस्टिल एक फ्लावर के अंदर स्टेमन और पिस्टिल एक दूसरे के क्लोज नहीं है। हाँ, इसको लिख लीजिए पहले, इसको लिख लीजिए, मैं भूल गया था। इसको लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। वो पहली स्लाइड में होता है, कल भी पहली स्लाइड में हुआ था, वो मैं भूल गया था। लिख लीजिए बेटा, आराम से लिखिए, घबराना नहीं। लिखिए। टेस्ट का जो सिलेबस है, वो ये जो आज की क्लास है, इसकी जो पीपीटी है, इसके आखिरी स्लाइड पर मैं टेस्ट का सिलेबस लिख दूंगा। तो शाम को जब आपके पास पीपीटी आएगी तो उसकी आखिरी स्लाइड चेक करना, उसमें टेस्ट का सिलेबस लिखा होगा। डन? डन 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 डारा डन। हाँ, नोट्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? ट्यूसडे तक सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। ट्यूसडे या वेडनेसडे तक सारे नोट्स मिल जाएंगे, जितना भी आपको पढ़ाया है, हैंड रिटन नोट्स सारे मिल जाएंगे, सारे। अब क्लास है नहीं, 2 दिन बैठ के रात भर नोट्स बनाऊंगा। डन 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 डन। ये लो, आगे आ जाओ। पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, एक फ्लावर के अंदर जो स्टेमन है और स्टिग्मा है, वो एक दूसरे के क्लोज नहीं है, जिसकी वजह से इसकी पोलन ग्रेन निकलती तो है, बट इसके स्टिग्मा पे नहीं गिर पाती। सो पोलन ग्रेन is not able to fall on stigma of same flower। तो इसकी पोलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पर नहीं गिर पा रही। इसका मतलब यहां क्या इनिबिट हो रहा है? इसका मतलब यहां पर इनिबिट हो रहा है ऑटोगैमी। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए।
इसकी पॉलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पे नहीं गिर पा रही, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज नहीं हैं, ये एक दूसरे से दूरी पर हैं, ये एक दूसरे से दूरी पर हैं। तो ये किसको इनहिबिट कर रहा है? ऑटोगैमी को इनहिबिट कर रहा है। बिल्कुल सही है, ये ऑटोगैमी को इनहिबिट कर रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे सिंपल सी बात है, अरे नो लिखने वाले, सिंपल सी बात है। एक फ्लावर के अंदर स्टेमन और पिस्टिल एक दूसरे के क्लोज नहीं हैं। आपने पढ़ा था कि ऑटोगैमी करने के लिए दोनों एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए, ये एक दूसरे के क्लोज नहीं है, इसलिए इसकी स्टेमन की पॉलन ग्रेन पिस्टिल के ऊपर गिर नहीं पाती, और जब तक गिरेगी नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी। समझिएगा, यहां पर ये आपका एक फ्लावर है और ये है आपका स्टेमन और ये है आपका पिस्टल। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर पॉलन ग्रेन, यहां पर जो पॉलन ग्रेन है वो आपकी स्टेराइल है। कैसी है? ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं, हम इस तरीके से समझ लेते हैं। एक फ्लावर है जिसमें स्टेमन भी है और पॉलन भी है। तो अगर मैं आपको बोलूं मेल पार्ट का मतलब क्या हो गया? स्टेमन हो गया। तो मेल पार्ट जो है वो आपका स्टेराइल है, मेल पार्ट आपका स्टेराइल है, लेकिन जो फीमेल पार्ट है, जो आपका फीमेल पार्ट है जिसको आप बोल रहे हैं पिस्टल, वो आपका फर्टाइल है, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहां पर स्टेमन स्टेराइल है, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेमन कैसा है? स्टेराइल है। तो अगर मैं आपको बोलूंगा इस केस में इस पिस्टिल पर बाहर से पॉलन ग्रेन आएंगी, आउटसाइड फ्रॉम, यहां पर जो पॉलन ग्रेन आएंगी, यहां पर पॉलन ग्रेन कम्स फ्रॉम आउटसाइड। तो इसका मतलब ये किसको फेवर करेगा? ये किसको फेवर करेगा? इसका मतलब ये फेवर करेगा आपका किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। तो जो पॉलन ग्रेन है वो स्टेराइल है, वो स्टिग्मा पर गिरेंगी बट जर्मिनेट नहीं करेंगी, वो स्टिग्मा पे गिरेंगी बट जर्मिनेट नहीं करेंगी, क्योंकि पॉलन ग्रेन स्टेराइल है, पॉलन ग्रेन स्टेराइल है, स्टेमन स्टेराइल है, पॉलन ग्रेन स्टेराइल है। वो पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गिरेगी बट जर्मिनेट नहीं करेगी। यहां कमी मेल में है, फीमेल में कमी नहीं है। मेल में कमी है सेल्फ अपने अंदर कमी होना, अपने अंदर स्टेरिलिटी होना, अपने अंदर इनकॉम्पेटिबिलिटी होना। फीमेल ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। मेल में दिक्कत है, स्टेमन में दिक्कत है, पॉलन ग्रेन में दिक्कत है। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। स्टेराइल मींस नॉन फर्टाइल, स्टेराइल मींस नॉन फर्टाइल, स्टेराइल मींस नॉन फर्टाइल। जैसे ह्यूमन के केस में भी आपने देखा होगा कि काफी सारे मेल होते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, है ना, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। ऐसे मेल भी होते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। कोई भी रीजन हो सकता है, स्पर्म का काउंट कम हो सकता है, तो उस तरीके से आप रेट कर सकते हो। मेल में कमी है, फीमेल में कमी नहीं है, तो इसके स्टिग्मा पर बाहर से पॉलन ग्रेन आएंगी। बिल्कुल सही है। दूसरा केस समझिएगा, अब फीमेल में कमी है। अब किसमें कमी है?
फीमेल में कमी है, स्टेमन एंड पिस्टिल। इस टाइम आपका जो मेल पार्ट है, इस टाइम आपका जो मेल पार्ट है, इस टाइम आपका जो मेल पार्ट है वो फर्टाइल है। मेल पार्ट जो है आपका स्टेमन वो आपका फर्टाइल है। कमी इस बार फीमेल में है, कमी इस बार फीमेल में है। तो जो फीमेल पार्ट है पिस्टिल वो आपका स्टेराइल है, वो आपका स्टेराइल है। तो अगर फीमेल पार्ट स्टेराइल है, फीमेल पार्ट अगर स्टेराइल है तो ध्यान से समझिएगा, यहां से पॉलन ग्रेन पिस्टिल पे जाएंगी बट जर्मिनेट नहीं करेंगी। इट मींस pollen grain is not able to germinate on stigma of same फ्लावर। इसकी पॉलन ग्रेन यहां से निकलेगी बट जो पिस्टिल है, जो फीमेल पार्ट है वो स्टेराइल है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इसकी पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं करेगी। तो पॉलन ग्रेन इज नॉट एबल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा और सेम फ्लावर बिकॉज फीमेल पार्ट इज स्टेराइल। तो मजबूरी में यहां से पॉलन ग्रेन को बाहर जाना पड़ेगा। पॉलन ग्रेन मूव्स टू अदर प्लांट। तो जिसकी वजह से ये किसको फेवर करेगा, जिसकी वजह से ये आपका फेवर करेगा क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। ऑटोगेमी के लिए एजेंट नहीं है, ऑटोगेमी एक ही फ्लावर के अंदर है, एक ही फ्लावर के अंदर है और फ्लावर आपका क्लोज होगा तो ऑटोगेमी फेवर होगा। तो फ्लावर आपका क्लोज होगा तो आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। यहां तक समझ में आया तो यस लिखिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। ऑटोगेमी में बताया तो था, क्लिस्टोगेमी ऑटोगेमी का टाइप था जिसमें कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं थे। पॉलिनेशन की पहली क्लास में बताया था, लिख लीजिए। सलाम रॉकी भाई लिख लीजिए। तुझे लिखना भी होगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब से मैं आपको जो भी क्वेश्चन दिया करूंगा ना होमवर्क में, उसकी लास्ट स्लाइड में उसकी आंसर की भी दे दूंगा ताकि आप टैली कर लो और बाद में मैं उसका डिस्कशन कर दिया करूंगा, इसलिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। एकदम अच्छे से समझना, पूरा फोकस करना। बच्चों बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं, पूरा एनर्जी लगा रहा हूं, एक एक चीज को समझा रहा हूं। समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, कमियां निकालोगे तो हर चीज में कमी निकाल सकते हो। सबसे आसान काम है किसी के भी अंदर गलती निकालना, बिल्कुल निकाल सकते हो, कहीं पे भी निकाल सकते हो। डन डन, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस गाइस, कम ऑन। हे बॉय, हे गर्ल, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ये लो आगे बढ़ते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक फ्लावर में सिर्फ या तो मेल है या फिर सिर्फ फीमेल है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के टाइप्स हैं। पहला है मोनोशियस, मोनोशियस समझिएगा,
समझिएगा, मोनोशियस समझिएगा, मोनोशियस समझिएगा। ये है आपका एक प्लांट, लाइन सी, ये है आपका एक प्लांट, बिल्कुल सही है। एक प्लांट पर आपके, ये है आपका मेल फ्लावर और ये है आपका फीमेल फ्लावर। ये है आपका, ध्यान से समझिएगा, ये है आपका मेल फ्लावर और ये है आपका फीमेल फ्लावर। ध्यान से समझना, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर का मतलब है इस फ्लावर पे सिर्फ ओनली स्टेमन, इस फ्लावर में, इस फ्लावर के अंदर आपका प्रेजेंट है ओनली स्टेमन, सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है, सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है। मतलब इसके अंदर पिस्टिल एब्सेंट है, इसके अंदर पिस्टिल एब्सेंट है, बिल्कुल सही है। फीमेल फ्लावर का मतलब है इसके अंदर सिर्फ प्रेजेंट है पिस्टिल, सिर्फ प्रेजेंट है पिस्टिल, ओनली पिस्टिल। मतलब इसके केस में जो स्टेमन है वो एब्सेंट है। तो आप देखिए, ऊपर वाला फ्लावर को हम लोग बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, जिसमें सिर्फ मेल पार्ट मिलता है, और नीचे वाले को हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर, बिल्कुल सही है। तो अब आप बताइए, इसमें सिर्फ मेल पार्ट है, इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, ये दोनों फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं या बाइसेक्सुअल हैं? लिख के बताइए, लिख के बताइए, दोनों फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं या बाइसेक्सुअल हैं? लिख के बताइए, लिख के बताइए। ऐसे नहीं मानूंगा मैं, ऐसे नहीं मानूंगा मैं, मुझे लिख के बताइए। मोना, मुझे लिख के बताइए। यूनिसेक्सुअल है। मोनोशियस का मतलब क्या हुआ? मोनोशियस का मतलब हुआ, मोनोशियस का मतलब हुआ व्हेन मेल फ्लावर, व्हेन मेल फ्लावर, यहां लिखता हूं, नीचे लिखता हूं। मोनोशियस का मतलब क्या हुआ? मोनोशियस का मतलब हुआ व्हेन मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, when male flower and female flower present on same plant, present on same plant, present on same plant, called monoecious, called monoecious। अगर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर है तो इसको बोलते हैं मोनोशियस। एग्जाम्पल में आपको बोला, मैं आपको बोला कैस्टर, मैं आपको बोला कोकोनट, मैं आपको बोला मेज, मैं आपको बोला कुकरबिट। अब आप एक चीज मुझे बताइए सोच के, आपके लिए सवाल है और मैं आपको मान जाऊंगा, क्या मोनोशियस के अंदर ऑटोगैमी हो सकती है? ऑटोगैमी हो सकती है, यस या नो? इज ऑटोगैमी पॉसिबल, यस और नो? इज ऑटोगैमी पॉसिबल इन मोनोशियस, यस और नो? इज ऑटोगैमी पॉसिबल, इज ऑटोगैमी पॉसिबल इन मोनोशियस, यस और नो? ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। ऑटोगैमी के लिए, ऑटोगैमी के लिए आपका एक ही फूल में दोनों होना चाहिए। ऑटोगैमी में एक ही फूल में दोनों होने चाहिए। शाबाश, बहुत सही। जिन्होंने भी नो लिखा है बहुत सही, जिन्होंने भी नो लिखा है बहुत सही रे, बहुत सही। यही मांगता है, यही मांगता है। अगर पढ़ने आए हो तो पढ़ के जाओ, ऐसा कंटेंट दूंगा आत्मा तृप्त हो जाएगी। अगर हंसी मजाक करने आए हो तो मत आना। ऑटोगैमी नहीं होगी, क्योंकि ऑटोगैमी के लिए एक ही फ्लावर में दोनों चीजें चाहिए। इसका मतलब
मोनोशियस प्रिवेंट, मोनोशियस में प्रिवेंट ऑटोगैमी, प्रिवेंट ऑटोगैमी, बिल्कुल सही। अगला सवाल, जिटेनोगैमी, इज जिटेनोगैमी पॉसिबल? क्या जिटेनोगैमी पॉसिबल है? यस और नो, यस और नो। इज जिटेनोगैमी पॉसिबल इन मोनोशियस प्लांट? इज जिटेनोगैमी पॉसिबल इन मोनोशियस प्लांट? नेशन वांट्स टू नो, यस और नो, यस और नो। इज जिटेनोगैमी पॉसिबल? Is Zitanogamy possible? Yes, yes, Zitanogamy is possible. Zitanogamy is possible क्योंकि Zitanogamy में प्लांट एक होता है, फ्लावर दो होता है। Yes, Zitanogamy possible. It means it promote Zitanogamy। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से समझिएगा, ऐसे तो प्लांट बहुत सारे हो सकते हैं मोनोशियस, बिल्कुल हो सकते हैं। ये रहा आपका एक और प्लांट, ये रहा आपका एक और प्लांट, बिल्कुल सही है। ये रहा आपका एक और प्लांट, बिल्कुल सही है। ये रहा स्टेमन, ये रहा आपका स्टेमन, ये रहा आपका पिस्टल, बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कैस्टर का एक प्लांट बनाया, तो मेरे गार्डन में कैस्टर का क्या एक ही प्लांट होगा? अरे मेरे गार्डन में कैस्टर के बहुत सारे प्लांट हैं। मेरे गार्डन में कैस्टर के 2 प्लांट लगे हुए हैं, मेरे गार्डन में कैस्टर के 2 प्लांट लगे हुए हैं। अब मुझे बताओ सोच के, इज जीनोगैमी पॉसिबल? इज जीनोगैमी पॉसिबल? मेरे गार्डन में कैस्टर के बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। इज जीनोगैमी पॉसिबल? जीनोगैमी कैन अकर, जीनोगैमी कैन अकर, जीनोगैमी कैन अकर। यस, जीनोगैमी कैन अकर, जीनोगैमी भी हो सकती है, बिल्कुल सही है, जीनोगैमी हो सकती है। भाई मेरे गार्डन में कैस्टर के 10-20 प्लांट लगे हुए हैं, मेरे गार्डन में कैस्टर के 10-20 प्लांट लगे हुए हैं। यहां से पोलन ग्रेन निकली और दूसरे कैस्टर के प्लांट पर आ गई। यस, जीनोगैमी इज पॉसिबल, जीनोगैमी इज पॉसिबल। इट मींस promote xenogamy, promote xenogamy। यहां तक समझ में आया तो दिल बना दीजिए। यहां तक समझ में आया? अरे दीवाने, अरे बना दे रे दिल, भाई के लिए बना दे दिल। यहां तक समझ में आया तो दिल बना दे, बना दे रे। यहां तक समझ में आया तो दिल बना दे। 449, यस, दिल बना दो, जल्दी से बना दो रे। पानी कहां है? ये रहा। थैंक यू, थैंक यू। मतलब समझ में आ रहा है, इससे पता चलता रहता है समझ में आ रहा है। वर्चुअल वर्ल्ड, तुम मुझे देख सकते हो बट मैं तुम्हें नहीं देख सकता। मैंने उसे कभी नहीं देखा पर फिर भी सारी जिंदगी उसे देखता रहा। एहसास है रे दीवाने, तूने उसको नजर से देखा तो क्या देखा? अरे बाबा, मैंने कभी आई कांटेक्ट नहीं किया बट उसको हमेशा हमेशा देखता रहा। रिस्पेक्ट। हाँ, आ जाओ भाई, इन चीजों से दूर रहना। नीट में ये आएगा। डायसियस समझिएगा, डायसियस समझिएगा, डायसियस समझिएगा। ये रहा एक प्लांट, ठीक है, ये एक प्लांट है, और ये रहा आपका दूसरा प्लांट, ये रहा दूसरा प्लांट, और ये है आपका मेल फ्लावर, ये है आपका फीमेल फ्लावर। तो ये हो गया है आपका मेल फ्लावर, बिल्कुल सही है, मेल फ्लावर। ये है आपका फीमेल फ्लावर। चाचा, मेरे लिए एक काम करोगे? बोल रे, क्या मांगता है? आज भी वही मांगता है जो 25 साल पहले मांगता था। दुनिया सिलेक्शन मांगता है। तो अगर मैं तुमको बोला मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, मतलब ये है आपका स्टेमिनेट और ये है आपका पिस्टिलेट।
ये है आपका पिस्टिलेट। तो एक है, अब आप मुझे देखकर बताइएगा, आप मुझे देखकर बताइएगा, आप मुझे देखकर बताइएगा, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। तो डायशियस का मतलब क्या हुआ? डायशियस का मतलब हुआ व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर, male and female flower present on different plant, present on different plant। ये मेल फ्लावर है, इसमें स्टेमन है और ये पिस्टिल है। मेल फ्लावर इस प्लांट पे है, फीमेल फ्लावर इस प्लांट पर है। तो व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, इस कंडीशन को आप बोलते हो डायशियस, इस कंडीशन को बोलते हो डायशियस। एग्जाम्पल आपने बोल दिया यहां पर, एग्जाम्पल आपने बोल दिया यहां पर पपाया, जिसको आप केरिका बोलते हो। आपने एग्जाम्पल बोल दिया वैलिसिनेरिया, आपने एग्जाम्पल बोल दिया वैलिसिनेरिया। चलो जवाब दीजिए मुझे, बताइए डायशियस में ऑटोगैमी होगी? यस और नो? इज ऑटोगैमी पॉसिबल? यस और नो? इज ऑटोगैमी पॉसिबल? यस और नो? यस बताइए। इज ऑटोगैमी पॉसिबल इन डायशियस? इज ऑटोगैमी पॉसिबल इन डायशियस? No, autogamy is not possible. Autogamy is not possible. Autogamy is not possible. It means prevent autogamy. बिल्कुल सही है, प्रिवेंट ऑटोगैमी। बताइए क्या जिटेनोगैमी होगा? क्या जिटेनोगैमी होगा? बताइए जिटेनोगैमी होगा? नहीं। सिर्फ क्या होगा? लिख के बताइए, सिर्फ क्या होगा? लिख के बताइए, सिर्फ क्या होगा? सिर्फ क्या होगा? लिख के बताइए, सिर्फ क्या होगा? सिर्फ क्या होगा? लिख के बताइए, लिख के बताइए, सिर्फ क्या होगा? सिर्फ क्या होगा? लिख के बताइए। जब मैं पीछे मुड़ूं तो मुझे लिखा हुआ मिलना चाहिए। सिर्फ क्या होगा? सिर्फ होगा जीनोगैमी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिर्फ होगा जीनोगैमी, सिर्फ होगा जीनोगैमी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस तरीके से हमने क्वालिटी के साथ पॉलिनेशन को खत्म किया। और एनसीईआरटी में जो एक पैराग्राफ दिया था जिसमें यह लिखा हुआ है कि आप कभी अपने गार्डन में बैठिए और इन प्लांट को ऑब्जर्व करिए और देखिए इन प्लांट में कौन कौन आता है पॉलिनेशन करने के लिए, जहां से नीट में सवाल नहीं आएंगे। लेकिन हमने आपको उसका भी चार्ट बना के दे दिया, तो आपको गार्डन में बैठने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख लीजिए, इसको फटाफट लिख लीजिए, लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। फटाफट फटाफट लिख लीजिए। कल की एनसीईआरटी की रीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। कल पूरा का पूरा एक एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया है, आपने घर पे जाके पढ़ा भी होगा। जहां जरूरत होगी मैं आपको अपने आप बोल दूंगा। एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया है कल, पूरा का पूरा एज इट इज, पूरा का पूरा वर्ड है। आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। मैं हूं ना, मैं हूं ना, घबराना नहीं। अभी तो इसका वन शॉट भी दूंगा। स्लो एंड स्टडी तरीके से चलिए। एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, सीक्वेंस में चलिए। एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करिए और एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करिए। एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़ाइए, जैसा एनसीईआरटी में है उसको वैसा ही दीजिए। बस सिंपल तरीका है सिलेक्शन का। और बच्चों से काम लीजिए, बच्चों से काम लीजिए, उनसे आउटपुट लीजिए। यस, लिखिए लिखिए। और 1 मिनट लगाइए, और 1 मिनट लगाइए, बिल्कुल 1 मिनट लगाइए। शाबाश।
सलाम रॉकी भाई, सलाम। आज भी वही मांगता है जो 25 साल पहले मांगता था, दुनिया। पिक्चर बहुत दिख रहा है पुन्ना, इसलिए थोड़ा बहुत ये है, बट तुमको कंटेंट है बढ़िया मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं बाबा। एकदम बढ़िया से सिखाएंगे ना तुमको। डन 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 रॉकी भाई, डन। लो आगे आ जाओ। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ेंगे पूरा का पूरा। यस, पूरा का पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। हेडिंग है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, जिसमें आप यह पढ़ेंगे कि यार मान लीजिए एक प्लांट है, एक प्लांट है, उस प्लांट के स्टिग्मा पर तो उसी स्पीशीज की पॉलन ग्रेन भी गिर सकती है, लेकिन किसी दूसरे स्पीशीज की भी गिर सकती है। मान लीजिए आम का पेड़ है, किसका पेड़ है, आम का पेड़ है, तो भैया आम के पेड़ पर जो फूल हैं उनके जो स्टिग्मा है उस पर तो किसी दूसरे प्लांट की पॉलन ग्रेन भी तो गिर सकती है, लेकिन पिस्टिल को कैसे पता चलता है कि ये हमारी स्पीशीज की पॉलन ग्रेन है या फिर ये किसी दूसरी स्पीशीज की पॉलन ग्रेन है। आम के पेड़ पे चीकू नहीं लगते, चीकू के पेड़ पे आम नहीं लगते, आम के पेड़ पे जामुन नहीं लगते, अमरूद के पेड़ पे आम नहीं लगते, आम के पेड़ पर आम ही लगते हैं, चीकू पर चीकू ही लगते हैं, अमरूद पर अमरूद ही लगते हैं। तो एक प्लांट को कैसे पता चलता है कि ये मेरी ही स्पीशीज की पॉलन ग्रेन है? भाई किसी दूसरी स्पीशीज की भी तो पॉलन ग्रेन गिर सकती है। हवा चली सनासन, पॉलन ग्रेन उड़ी धनाधन, सब उड़ के जा रही है, कोई भी पॉलन ग्रेन किसी के भी स्टिग्मा पर बैठ सकती है, बट जर्मिनेट नहीं कर सकती। जर्मिनेट सेम स्पीशीज की ही करेगी। तो कैसे पता लगता है पॉलन और पिस्टल में किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, किस तरह का इंटरेक्शन है, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से समझना, पूरा का पूरा ध्यान से समझना, पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा। ये एक प्लांट है जिसका नाम है ए, इसमें है, मैंने ये दिखाया है स्टेमन। ये एक प्लांट है जिसका नाम है ए, जिसमें मैंने पिस्टिल दिखाया है, जिसके 3 पार्ट दिखाए हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये भी ए और ये भी ए, इसका मतलब ये दोनों स्पीशीज सेम हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों स्पीशीज सेम है। यहां मैंने एक प्लांट दिखाया है जिसका नाम है बी, इसका मतलब ये मान लीजिए ये और ये डिफरेंट प्लांट हैं, बट ये दोनों सेम प्लांट हैं। बी और ए डिफरेंट प्लांट हैं, ए और ए सेम प्लांट हैं, सेम स्पीशीज के प्लांट हैं। ए और ए सेम स्पीशीज के प्लांट हैं, बी और ए डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट हैं। ए और ए सेम स्पीशीज के प्लांट हैं, बी और ए डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट हैं। तो आप मुझे आंसर दीजिए। इफ pollen grain transfer from A to A, if pollen grain transfer from A to A, if pollen grain transfer from A to A, if pollen grain transfer from A to A, then pollen grain will germinate on stigma. Yes or no? आंसर बताइए, यस और नो। अगर इसकी पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गिरेगी तो क्या वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगी? यस और नो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। तो आंसर आपका आया यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप समझ रहे हैं। अब बताइए, अब बताइए
ऐसी पॉलन को आप क्या बोलेंगे? राइट टाइप पॉलन या रॉन्ग टाइप पॉलन? राइट टाइप या रॉन्ग टाइप, इसको आप बोलेंगे राइट टाइप पॉलन। इसी को बोलेंगे कॉम्पैटिबल। कॉम्पैटिबल भाई, कॉम्पैटिबल। एक हस्बैंड वाइफ में रिलेशन तभी चलता है जब दोनों के बीच में कॉम्पैटिबिलिटी हो, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, दोनों के बीच में तालमेल हो, एडजस्टमेंट हो, तभी तो रिलेशन चलता है। तो कॉम्पैटिबल होना जरूरी है। मतलब ऐसी पॉलन कहलाई जाएगी राइट टाइप। सेम स्पीशीज की पॉलन सेम प्लांट पे गिरेगी, राइट टाइप और कॉम्पैटिबल टाइप। बिल्कुल सही है। अब देखिए, बी का ए पे गिरा, बी और ए डिफरेंट स्पीशीज है, बी और ए डिफरेंट स्पीशीज है। इफ pollen grain transfer from, if pollen grain transfer from B to A, if pollen grain transfer from B to A, if pollen grain transfer from B to A, then pollen grain will germinate on stigma. Yes or no? Yes or no? Yes or no? या नो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहां पर आंसर जाएगा आपका नो। तो यहां पर नो जर्मिनेशन, नो जर्मिनेशन, नो जर्मिनेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर आपकी जो स्पीशीज है वो डिफरेंट स्पीशीज है, यहां पर आपकी डिफरेंट स्पीशीज है। बिल्कुल सही है। और यहां पर आपकी सेम स्पीशीज है, तो यहां पर जर्मिनेशन होगा। अब एक चीज मुझे बताइए, मान लीजिए सेम स्पीशीज है, मान लीजिए सेम स्पीशीज है, मुझे बताइएगा एक चीज, मेरे को आप बताइएगा एक चीज, मेरे को आप बताइएगा। मैं यहीं पर ऐड करता हूं, कहीं पर मैं यहीं पर ऐड करता हूं, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आपको मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मैं आपका मास्टर हूं और आप बच्चे हैं, तो आप मेरे को बताइएगा। आप मुझे बताइएगा कि ये एक प्लांट है, इसके अंदर ये स्टेमन है और ये पिस्टिल है। बिल्कुल सही है, ये स्टेमन है और ये आपका पिस्टिल है। तो आप मुझे बताइएगा, आप मुझे बताइएगा, सेम ही स्पीशीज है, स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है। अगर यहां पर आपका स्टेमन स्टेराइल है, मतलब आपका यहां मान लीजिए सेल्फ स्टेरिलिटी है। अब ब्रश लेना पड़ेगा, यहां से ब्रश से पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इससे हैंग होने लगा है। मान लीजिए आपका, मान लीजिए यहां पर आपका सेल्फ स्टेरिलिटी है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है, मान लीजिए इसके अंदर सेल्फ स्टेरिलिटी प्रेजेंट है, तो आप मुझे बताइए क्या जर्मिनेशन होगा? क्या जर्मिनेशन होगा? क्या जर्मिनेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो सेम स्पीशीज में भी जर्मिनेशन इनहिबिट हो सकता है अगर उसमें सेल्फ स्टेरिलिटी प्रेजेंट है। डिफरेंट स्पीशीज में तो जर्मिनेशन होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं होता बाबा, सवाल ही नहीं होता बाबा। लेकिन सेम स्पीशीज में भी जर्मिनेशन रुक सकता है अगर उसके अंदर सेल्फ स्टेरिलिटी प्रेजेंट होगी। समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए। 5 4, समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में आया तो यस लिखिए जल्दी से। पहले लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, कॉपी में बना लीजिए, कॉपी में बना लीजिए। बिल्कुल सही है। इससे पहले आपका नो आया था, बिल्कुल सही है। नो मतलब नहीं हो, बिल्कुल सही है भाई। चीकू की आम पे नहीं गिरेगी, गिरेगी तो जर्मिनेट ही नहीं करेगी। लेकिन सेम स्पीशीज में भी जर्मिनेशन इनहिबिट हो सकता है अगर उनके अंदर सेल्फ स्टेरिलिटी है। लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। पूरा एनसीईआरटी चल रहा है भाई, एनसीईआरटी का एक एक लाइन पूरा सीक्वेंस चल रहा है। घर पे जाके तू पढ़ना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मेहनत करना, बस मेहनत करना। अगर एक ही स्पीशीज का है, एक ही स्पीशीज है, ठीक, लेकिन अगर पॉलन ग्रेन स्टेराइल है, पॉलन ग्रेन स्टेराइल है,
स्टेमन स्टेराइल है तो वो स्टिग्मा पर जर्मिनेट ही नहीं करेगा। तो सेम स्पीशीज में भी जर्मिनेशन इनिबिट हो सकता है पॉलन ग्रेन का, अगर उनके अंदर सेल्फ स्टेरिलिटी होगी। ये मैंने आपको बताया। एक लिख रहा है नींद आ रही है। क्या होता है ना, एक फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं। ऐसे हर क्लास में होता है, एक दो कमेंट इस तरीके से आते हैं, तो एक टीचर पे डिपेंड करता है। पहली बात तो टीचर को इस तरह के कमेंट क्लास में पढ़ने ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर टीचर इस तरह के कमेंट पढ़ रहा है मतलब वो एक सोशल अटेंशन के लिए चीजें कर रहा है, क्योंकि 98% ऐसे कमेंट होते ही नहीं है, 1 या 2% बच्चों के कमेंट ऐसे होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम कि आप ऐसे कमेंट पढ़े, इसका मतलब आप एक सोशल अटेंशन के लिए ऐसे कमेंट पढ़ रहे हैं, आप पढ़ो ही मत। जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो वो लिखेगा ही नहीं, आप इग्नोर मारिए, दैट्स इट। एनसीईआरटी सब खरीद लेना। अरे दीवाने। डन। मैंने आपको बताया था, जैसे लास्ट क्लास में भी पहले बताया था कि स्पैमर की भी रिस्पेक्ट होती है ना। ही और शी बिलोंग्स टू एनिमल किंगडम, है ना। ही और शी इज यूकैरियोट, बिलोंग्स टू मैमेलिया, मैमल्स। सो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर यूकैरियोट्स। तो इनकी भी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि ये भी रोटी खाता होगा, दाल खाता होगा, है ना, पानी भी पीता होगा, ये भी कभी कभी मैकडोनल्ड में जाता होगा बर्गर खाने के लिए। तो वी मस्ट हैव कन्वर्जेशन फ्रॉम बोथ साइड। स्पैमर की तरफ से भी कुछ कुछ आना चाहिए और हमारी तरफ से भी कुछ आना चाहिए, बट वी मस्ट मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द क्लास और द डिग्निटी ऑफ द टीचर, है ना। हंसी मजाक में एक दूसरे की इंसल्ट करनी चाहिए। कभी स्पैमर ने मेरे को कुछ बोला, फिर मैंने स्पैमर को बोला, बट शालीनता से होनी चाहिए। ठीक है, डन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। डन 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 डन। डन 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 डारा, चलती है क्या 9 से 12। रिपीट कहां से कर दें भाई, आगे सिलेबस भी करना है, 2-3 बार बोल चुका हूं। डन। डन 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 डारा। डन। ठीक है, डन डन। आओ आगे आओ। सो पॉलिनेशन डजंट गारंटी, तो पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन इस चीज की गारंटी नहीं लेता कि स्टिग्मा पर उसी स्पीशीज की पॉलन ग्रेन गिरेगी या फिर दूसरे स्पीशीज की गिरेगी। आम के स्टिग्मा पर आम की भी गिर सकती है, जामुन की भी गिर सकती है, चीकू की भी गिर सकती है, क्योंकि हवा चल रही है, पॉलन ग्रेन कहीं भी जा सकती है। पॉलन ग्रेन इस चीज की गारंटी नहीं लेता कि स्टिग्मा पर राइट टाइप की पॉलन गिरेगी या रॉन्ग टाइप की पॉलन गिरेगी। तो पॉलिनेशन डजंट गारंटी, पॉलिनेशन डजंट गारंटी, क्या गारंटी नहीं लेता, वेदर
right type of pollen, whether right type of pollen or wrong type of pollen, wrong type of pollen fall on stigma. इसकी पॉलिनेशन गारंटी नहीं लेता। गिर तो कोई भी सकती है, गिर तो कोई भी सकता है। अरे दुनिया में गिरना सबसे ज्यादा आसान है और उठना सबसे ज्यादा मुश्किल है। गिर तो कोई भी सकता है, बट वो आगे जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा इसकी गारंटी पिस्टिल लेगा। बट पिस्टिल पे किसी की भी पॉलन ग्रेन गिर सकती है, इसकी गारंटी पिस्टिल नहीं लेता। सो पॉलिनेशन डजंट गारंटी वेदर राइट टाइप ऑफ पॉलन और रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन फॉल ऑन स्टिग्मा, फॉल ऑन स्टिग्मा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ। इफ रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन फॉल ऑन स्टिग्मा, इफ रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन, रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन का मतलब क्या हुआ? रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन का मतलब हुआ पॉलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, पॉलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। रॉन्ग टाइप का मतलब क्या हुआ? पॉलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, pollen grain from different species, pollen grain from different species, different species की pollen grain को मैं बोल रहा हूं wrong type। बताइए जर्मिनेशन होगा या नो जर्मिनेशन? जर्मिनेशन होगा, नहीं होगा? नो जर्मिनेशन, नो जर्मिनेशन, नो जर्मिनेशन। pollen grain from same species। और राइट टाइप का मतलब क्या हुआ? राइट टाइप का मतलब हुआ pollen grain of same species, pollen grain of same species। तो यहां पर अगर सेम स्पीशीज की गिरेगी, राइट टाइप की गिरेगी, तो यहां पर आपका जर्मिनेशन होगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, शाबाश, फटाफट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 12 साल से ऊपर का है। एंड आई हैव वर्क एज अ एकेडमिक हेड मेडिकल विंग इन आकाश इंस्टीट्यूट फॉर मोर देन 5 years, 2015 to I think 2021, in different city like Mumbai, Jaipur and Dehradun. And after that मैं एलन में मूव कर गया था। उसके बाद मैं पीडब्ल्यू में हूँ और लाइफ भर पीडब्ल्यू में ही रहूँगा, यहीं से रिटायरमेंट लूँगा। तो आपको जो पढ़ा रहा है वो बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी अच्छी जगह पढ़ा चुका है, और बस वो अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करता और आपको बताता नहीं है क्योंकि उसको पसंद नहीं है। तो आप लिख रहे थे तो मैंने आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दिया। (2022) में स्टूडेंट है साहिर बजाज, AIR20। कभी आपको कहीं मिल जाए, इंस्टा पे मिल जाए या कहीं भी मिल जाए, AIR20 साहिर बजाज। उनको मुंबई में मैंने पढ़ाया था, थाने में 11th क्लास में पढ़ाया था। बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक क्रेडिट कि मैंने पढ़ाया इसलिए उसका सिलेक्शन हुआ, नहीं। वो तो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, काफ़ी ब्रिलियंट थे।
मेरी जगह उन्हें कोई और टीचर भी पढ़ाते तब भी उनका सिलेक्शन हो जाता। तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे उनको पढ़ाने का मौका मिला। तो मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूं कि मैंने उसको बनाया, नहीं, उसको कोई और भी पढ़ाता तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आप कुछ ही टीचर्स को जानते हैं जिनसे आप पढ़े हैं, लेकिन ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं और सब लोग अपना ईमानदारी से काम कर रहे हैं और बच्चों को ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। और बायोलॉजी जो किताब है एक एनसीईआरटी बेस्ड किताब है, तो उसको पढ़ाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। एक अच्छा टीचर, एक एक्सपीरियंस टीचर जिसने एक अच्छी जगह से पढ़ाई की है, एक अच्छा नॉलेज है, ऑल ओवर इंडिया में टीचर्स हैं और वो लोग पढ़ाते हैं। तो ये नहीं कि मैं ही पढ़ा सकता हूं, मेरी वजह से ही साहिर का रिजल्ट आया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ही इज ब्रिलियंट, है ना, उन्हें कोई भी पढ़ाता उनका रिजल्ट आ जाता। तो आपको इसलिए बताया क्योंकि मैं ऐसे दो कमेंट पढ़ रहा था, बोला कि एक जगह लिखा था कि ही इज नॉट एक्सपीरियंस, ही इज नॉट एक्सपीरियंस। ओ माय गॉड, कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। सो यस, तो आपने ये लिख लिया गाइस, आपने ये लिख लिया है। जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से ये लिख दीजिए, यस लिख लीजिए, जल्दी से यस लिख दीजिए, फटाफट फटाफट। डन लिख दीजिए, डन लिख दीजिए, फटाफट। डन 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 डन। ओके, डन डन डन, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 518, बहुत बढ़िया। एक घूंट पानी पी लेता हूं। आगे चलते हैं। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ पॉलन, इस चीज को समझिएगा। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ पॉलन, इस चीज को समझिएगा कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ पॉलन का क्या मतलब है। बच्चों, पॉलन ग्रेन जो है आपका, जो आपका पॉलन ग्रेन है, दो चीजें हैं। एक तो है आपका पॉलन ग्रेन और दूसरा है आपका स्टिग्मा। और स्टिग्मा किसका पार्ट है? स्टिग्मा किसका पार्ट है? स्टिग्मा आपका पिस्टिल का पार्ट है। तो स्टिग्मा आपका किसका पार्ट है? पिस्टिल का पार्ट है। तो पॉलन ग्रेन और पिस्टिल, पॉलन ग्रेन भी कुछ केमिकल सिक्रीट करता है। पॉलन ग्रेन के अंदर कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पिस्टिल होते हैं, उन पिस्टिल के अंदर भी कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो केमिकल होते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये जो केमिकल हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो पॉलन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पे गिरेगा, तो स्टिग्मा के ऊपर वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। सो देयर इज अ केमिकल डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल्स। ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं दोनों, और ये केमिकल्स हेल्प करते हैं in recognition of pistil of same species. These are the chemical which helps in identification of the pollen grain of same species or helps in identification of stigma of same species. ये जो chemicals हैं, ये chemical help करते हैं अपने ही स्पीशीज के स्टिग्मा को रिकॉग्नाइज करने में। इसके केमिकल हेल्प करते हैं अपनी ही स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करने में। सो these
chemical helps in recognition of stigma of same species. बिल्कुल सही है. These chemical helps in recognition of stigma of same species or helps in recognition of pollen grain of same species. बिल्कुल सही है. So there is a chemical dialogue. So there is a chemical dialogue. So there is a chemical mediated process. So there is a chemical mediated process which helps in pollen pistil interaction, which helps in pollen pistil interaction. समझ में आया तो यस लिखिए. 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 फटाफट. समझ में आया तो यस लिखिए. समझ में आया तो यस लिखिए. समझ में आया तो यस लिखिए. फटाफट. समझ में आया तो यस लिखिए. जल्दी से यस लिखिए और इसको कॉपी में लिख लीजिए. फटाफट इसको कॉपी में लिख लीजिए. फटाफट इसको कॉपी में लिख लीजिए. समझ में आया तो यस लिखिए. तो पॉलन ग्रेन के अंदर भी कुछ केमिकल्स हैं, स्टिग्मा में भी कुछ केमिकल्स हैं और ये केमिकल्स हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ pollen grain and stigma of the same species. जल्दी से लिख लीजिए. जल्दी से लिख लीजिए. रिकॉग्निशन मतलब आइडेंटिफिकेशन. रिकॉग्निशन मतलब आइडेंटिफिकेशन. रिकॉग्निशन मतलब आइडेंटिफिकेशन. रिकॉग्निशन मतलब आइडेंटिफिकेशन. आएगा फिलीफॉर्म एपरेटस. आएगा आज. आएगा फिलीफॉर्म एपरेटस. आज आएगा फिलीफॉर्म एपरेटस. यहां तक समझ में आया तो यस लिख दीजिए. ठीक है. डन. डन. आगे चलते हैं. आगे चलते हैं. आगे चलते हैं. आगे चलते हैं. ठीक है. डन. नेक्स्ट देखिए. अब यहां पर आपको मुझे पुरानी नॉलेज आपको बतानी है. आप मुझे बताएंगे 60% केसेस में बताइए पॉलिनेशन कितनी सेल स्टेज में हुआ था. 60% केसेस में जो पॉलिनेशन हुआ था, इन 60% केसेस पॉलिनेशन अकर एट 2 सेल स्टेज. 60% केसेस में पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में हुआ था. बिल्कुल सही है. तो 60% केसेस में जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आएंगी, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आएंगी तो उसमें सिर्फ 2 सेल होंगी. उसमें सिर्फ 2 सेल होंगी. एक होगी वेजिटेटिव सेल और एक होगी जनरेटिव सेल. 60% केसेस में जब आपकी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर होगी तो उसमें 2 ही सेल होंगी. एक होगी वेजिटेटिव सेल और दूसरी होगी जनरेटिव सेल. बिल्कुल सही है. और 40% केसेस में आपका जो पॉलिनेशन हुआ था वो कितनी सेल स्टेज में हुआ था? 40% केसेस में जो पॉलिनेशन हुआ था वो हुआ था आपका 3 सेल स्टेज में. मतलब उस टाइम जब इसमें पॉलन ग्रेन थी तो इसमें 3 सेल थी. कितनी सेल थी? 3 सेल थी. एक वीसी थी
और दूसरा आपका मेल गैमेट था, दूसरा मेल गैमेट था, और तीसरा भी आपका मेल गैमेट था, तीसरा भी आपका मेल गैमेट था। तो याद करिए, पुरानी पढ़ाई याद करिए, 60% केसेस में जब पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गई तो उसमें 2 सेल थी, वीसी और जीसी। 40% केसेस में जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गई तो उसमें ऑलरेडी 3 सेल थी, एक सेल का नाम था वीसी, दूसरी सेल का नाम था मेल गैमेट, और तीसरी सेल का नाम था मेल गैमेट। ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। अब ध्यान से समझिएगा, तो 60% केसेस में जब यहां से पॉलन ट्यूब निकलेगी, जब यहां से पॉलन ट्यूब निकलेगी तो पॉलन ट्यूब सबसे पहले कहां एंटर करेगी? पॉलन ट्यूब एंटर इनटू, पॉलन ट्यूब जो आपकी निकलेगी तो पॉलन ट्यूब सबसे पहले, पॉलन ट्यूब एंटर इनटू, तो सबसे पहले पॉलन ट्यूब कहां एंटर करेगी? स्टिग्मा में एंटर करेगी। तो जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा में एंटर करेगी, तो जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा में एंटर करेगी, जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा में एंटर करेगी, उस टाइम जो जनरेटिव सेल होती है, उस टाइम जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड करती है, और डिवाइड करके वो बना लेती है 2 मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट, कितने मेल गैमेट बनाए? 2 मेल गैमेट बनाए। ध्यान से समझना, इस पॉइंट को फिर से समझना। जब यहां से पॉलन ट्यूब निकली, जब यहां से पॉलन ट्यूब निकली, जब यहां से पॉलन ट्यूब निकली, तो जब यहां से पॉलन ट्यूब निकली तो ये पॉलन ट्यूब, एक सेकंड रुकिएगा, हां ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। जब यहां से पॉलन ट्यूब निकलेगी तो वो पॉलन ट्यूब सबसे पहले स्टिग्मा में एंटर करेगी, बिल्कुल सही है। तो पॉलन ट्यूब, रुक जाओ, आपको दूसरी तरीके से बताऊंगा। इधर पे देखो आप, इधर पे देखो, पहले आपको फील कराऊंगा व्हाट इज पॉलन ट्यूब। आप इमेजिन करना कि पॉलन ट्यूब क्या है, ठीक है? मैं इसी पॉइंट पर आऊंगा, बट दूसरे तरीके से आऊंगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा अंदर से फील करवाऊंगा। बताओ ये सेल कौन सी है? ये सेल है वेजिटेटिव सेल, बिल्कुल सही है। पूरा फील करवाऊंगा, ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। ये है अंदर जनरेटिव सेल। देखना क्या फील आएगा, अभी देखना क्या फील आएगा, अंदर से फील आएगा। मैंने रोक दिया वहां पर क्योंकि मुझे खुद फील हुआ कि वो मजा नहीं आएगा। अब अंदर से फील दूंगा, बिल्कुल सही है। अब बताओ इसके चारों तरफ क्या था? इसके चारों तरफ कौन सी लेयर थी? इसके चारों तरफ प्रेजेंट थी सेल मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ प्रेजेंट थी सेल मेम्ब्रेन। पूरा फोकस करना, जितना फोकस कर सकते हो। बहुत मस्त चीज बताऊंगा, दिन बन जाएगा, आज का दिन बन जाएगा आपका। सेल मेम्ब्रेन, बताइए जरा, मदद करिए, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या था? मदद करिए, सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपका क्या था? सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपका था इंटाइन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर था आपका इंटाइन, बिल्कुल सही है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर था इंटाइन, और इंटाइन के बाहर आपका था एक लेयर जिसको मैं बोला था एक्साइन, पूरा फोकस करना। 5:55 तक क्लास ले लूं,
यस लिख दीजिए। 5:55 तक क्लास ले लूं, क्योंकि मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। 5:55 तक क्लास ले लूं, मुझे अलाउ कर दीजिए, यस लिख दीजिए। जो भी पढ़ने आया वो यस लिख दीजिए। फिर तो देखिए अगली क्लास फ्राइडे को होगी, अगली क्लास वेडनेसडे को होगी, सो वी विल हैव टू वेट फॉर तो यस लिख दीजिए। फिर तो अगली क्लास वेडनेसडे को होगी। आप मेरे को 5:55 तक अलाउ कर दीजिए। आप मेरे को 5:55 तक अलाउ करिए, आपको करना होगा मुझे अलाउ, ये जरूरी है इस समय की। थैंक यू, इतने सारे यस आ गए भाई, और क्या चाहिए। खुल के पढ़ाऊंगा। देखो जरा क्या कॉन्सेप्ट दूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये बाहर एक्साइन है, और जो ये रीजन था आपका, इसको आप बोलते थे जामपुर, इसको आप बोलते थे जामपुर। अब आप ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से समझिएगा। जब ये पोलन ग्रेन, ये मैंने बनाया है पोलन ग्रेन, ये मैंने आपका बनाया पोलन ग्रेन, तो जब ये पोलन ग्रेन फॉल ऑन स्टिग्मा, तो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर जाएगी, तो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगी, तो ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा से सिक्रीट करेगी शुगर और वाटर। आप मुझे बताइए, जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेगी, तो स्टिग्मा से सिक्रीट शुगर एंड वाटर फ्रॉम स्टिग्मा। तो अगर ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरेगी, तो स्टिग्मा पर जो शुगर है और वाटर है, उसको ये एब्जॉर्ब करेगी। तो मुझे बताइए, इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज? इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज? लिख के बताइए, इसके साइटोप्लाज्म में प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज? इसके वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज? मैं बहुत सारा पानी पी जाऊं तो मेरा पेट फूलेगा, इसके अंदर पानी गया, स्टिग्मा से इसके अंदर पानी गया, तो वेजिटेटिव सेल में प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज? वेजिटेटिव सेल में प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज? आपने कहा इंक्रीज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो प्रेशर है, प्रेशर in the cytoplasm of vegetative cell increase, बिल्कुल सही है। तो वेजिटेटिव सेल बाहर निकलेगी, वेजिटेटिव सेल बाहर निकलेगी, वेजिटेटिव सेल बाहर निकलेगी। देखो मैं हूं वेजिटेटिव सेल, मैं बाहर निकलूंगा। मैं किस जगह से बाहर निकलूंगा? वेजिटेटिव सेल किस जगह से बाहर निकलेगी? बताओ, वेजिटेटिव सेल किस जगह से बाहर निकलेगी? कहां से बाहर निकलेगी? जहां एक्साइन नहीं होगा वहीं से बाहर निकलेगी। स्पेस कहां है? जहां जर्म पोर है, जहां जर्म पोर है वहीं से वेजिटेटिव सेल बाहर निकलेगी, फूलेगी। तो यहां पर वेजिटेटिव सेल के पास एक्साइन है, तो एक्साइन से तो वेजिटेटिव सेल बाहर निकल नहीं सकती। जहां एक्साइन नहीं होगी वहां स्पेस मिलेगा, वेजिटेटिव सेल बाहर निकलेगी। अब मैं वेजिटेटिव सेल को बाहर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, येलो कलर से ध्यान से देखिएगा। वेजिटेटिव सेल बाहर निकलेगी, ये वेजिटेटिव सेल बाहर आ गई। ये देखो, पहले वेजिटेटिव सेल स्फेरिकल थी, अब वेजिटेटिव सेल का कुछ पोर्शन बाहर आ गया, वेजिटेटिव सेल का कुछ पोर्शन बाहर आ गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आप ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा। ये आपकी वेजिटेटिव सेल से एक आउटग्रोथ बाहर आई, और यहां आपका जो बाहर था, आपका ये जो आपका रेड कलर से था, ये था आपका इधर पर क्या था? ये आपका था सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। ये आपका था सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। अब इसके बाहर आपका क्या था? इसके बाहर था आपका इंटाइन, इसके बाहर ये रहा आपका इंटाइन, ये रहा आपका इंटाइन। तो इंटाइन भी बाहर आ गया,
इंटाइन भी वैसे के वैसे ही बाहर आ गया, और इसके बाहर था ग्रीन ग्रीन कलर से एक्साइन, ये था आपका एक्साइन। अब आप देख लीजिए ये जो पोर्शन है इलोंगेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल, इलोंगेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल, इलोंगेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल, इलोंगेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल इज कॉल्ड पोलन ट्यूब, इलोंगेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल called pollen tube, called pollen tube, called pollen tube। और इस pollen tube के बाहर एक्साइन नहीं होगी, क्योंकि यहां से बाहर निकली है, यहां से बाहर निकली है, यहां एक्साइन नहीं है, यहां एक्साइन नहीं है। ये पकड़ के खींच लो, ये पकड़ के खींच लो, यहां से खींच लो, यहां से पकड़ के खींच लो, यहां से पकड़ के खींच लो। तो जब आप यहां से पकड़ के खींचोगे तो इस पोर्शन पे एक्साइन नहीं होगी, इस पोर्शन पर एक्साइन नहीं होगी। देख लीजिए प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, बाहर निकला, बाहर निकला, ये निकल गया बाहर, ये निकल गया बाहर, क्या बाहर निकल गया? पोलन ट्यूब बाहर आ गई, पोलन ट्यूब बाहर आ गई। इलोंगेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल called pollen tube, elongation of vegetative cell called pollen tube। vegetative cells become elongated and this elongated portion of vegetative cell is called pollen tube, and this vegetative cell covered by intine, so pollen tube covered by intine, this vegetative cell covered by intine, so this pollen tube covered by intine, but जिस जगह से ये बाहर आई वहां एक्साइन नहीं था, that's why pollen tube is not covered by एक्साइन, that's why pollen tube is not covered by एक्साइन, that's why pollen tube is not covered by एक्साइन। समझ में आया तो दिल बनाइए, अरे समझ में आया तो दिल बनाइए बाबा। समझ में आया तो दिल बनाइए, समझ में आया तो दिल बनाइए। तो वेजिटेटिव सेल ही पोलन ट्यूब बनाती है। द इलोंगेटेड पोर्शन ऑफ वेजिटेटिव सेल, द इलोंगेटेड पोर्शन ऑफ वेजिटेटिव सेल कॉल्ड पोलन ट्यूब। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इसके अंदर कौन आ गई, इसके अंदर कौन आ गया, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये रहा, ये किसका न्यूक्लियस है, ये किसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है किसका, वेजिटेटिव सेल का। बिल्कुल सही है। और ये किसका साइटोप्लाज्म है, ये वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है, ये वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है, ये वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है। इसको मैंने बोल दिया साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। और अंदर कौन चली गई, अंदर चली गई आपकी, अंदर आपकी चली गई जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल कहां पर आ गई, जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब में आ गई, जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब में आ गई। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं, अब आपको चीज बिल्कुल समझ में आई होगी, अब आपको यह चीज बिल्कुल समझ में आई होगी, अब आपको यह चीज बिल्कुल समझ में आई होगी, एकदम अच्छे से आपको समझ में आया होगा, एकदम समझ में आया होगा। मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। मुझे वापस उस स्लाइड पे ले जाने दीजिए, मुझे वापस से उस स्लाइड पे जाने दीजिए, मुझे वापस से इस स्लाइड पे जाने दीजिए। तो अब आप देखिए, अब आप देखिए होता क्या है। अब ये जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी, अब ये जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी और डिवाइड करके मेल गैमेट बना लेगी, डिवाइड करके मेल गैमेट बना लेगी। तो अगर मैं इसको कॉपी करूं इस तरीके से, अगर मैं इसको कॉपी करूं इस तरीके से, तो आप देखिएगा अब आपकी जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी और जनरेटिव सेल डिवाइड करके, जनरेटिव सेल आपकी डिवाइड करके मेल गैमेट बना लेगी। जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके आपके 2 मेल गैमेट बना लिए। तो ये क्या है, मेल गैमेट, ये क्या है, मेल गैमेट। तो जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके बना लिए 2 मेल गैमेट, जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके बना लिए हैं आपके 2 मेल गैमेट। बस थोड़ी देर बैठे रहिएगा,
यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जनरेटिव सेल डिवाइड करके बना लेगी 2 मेल गैमेट। तो अब वापस से यहां पर आइए, अब देखिए 60% केस में पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में हुआ, तो यहां से क्या निकली होगी, यहां से निकली होगी आपकी पॉलन ट्यूब। ये रही आपकी पॉलन ट्यूब। तो इन्होंने बोला कि जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा में एंटर करती है उस टाइम जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लेता है। अब ये आपको लाइन समझ में आई होगी। 60% केस में मेल गैमेट तब बनते हैं, 60% केस में मेल गैमेट तब बनते हैं जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर होती है। पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर होती है, और पॉलन ट्यूब क्या होता है वो मैंने आपको यहां एक्सप्लेन कर दिया। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पहले पॉलन ट्यूब निकलेगी, फिर जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में एंटर करेगी, और उसके बाद पॉलन ट्यूब, उसके बाद जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बना लेगी। सबसे पहले ये स्टिग्मा पे गिरेगी। स्टिग्मा पर ये शुगर और वाटर को एब्सॉर्ब करेगा। वेजिटेटिव सेल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो जब वो प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से वेजिटेटिव सेल बाहर आएगी। वेजिटेटिव सेल उसी जगह से बाहर आएगी जहां पे थिकनेस कम होगी, वो रीजन है जर्म पोर, क्योंकि यहां एक्साइन एब्सेंट है, और यहां से वेजिटेटिव सेल बाहर आ गई। तो जब आप ये पकड़ के बाहर खींचोगे तो इसके साथ सेल मेम्ब्रेन भी आएगी और इंटाइन भी आएगी। तो आप ये भी कह सकते हो पॉलन ट्यूब इज द इलोंगेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल, या फिर पॉलन ट्यूब कवर्ड बाय इंटाइन, बट पॉलन ट्यूब इज नॉट कवर्ड बाय एक्साइन, बिकॉज पॉलन ट्यूब जिस रीजन से बाहर आ रही है उस रीजन को जर्म पोर बोलते हैं, और जर्म पोर पर एक्साइन नहीं होता। तो यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जनरेटिव सेल एंटर्स इनटू पॉलन ट्यूब, जनरेटिव सेल एंटर्स इनटू पॉलन ट्यूब। उसके बाद जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट बना लेगा। जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट बना लेगा। जनरेटिव सेल enters into the pollen tube. Now generative cell divides to form 2 male gamete, to form 2 male gamete, to form male gamete. तो अब आप देखिए पॉलिनेशन अकर एट 2 सेल स्टेज। तो जब 60% केसेस में जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आई थी उसमें वेजिटेटिव सेल था और जनरेटिव सेल था, वहां से पॉलन ट्यूब निकली और उस पॉलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल चली गई होगी और जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लिए होंगे। तो 60% केस में 2 मेल गैमेट तब बनते हैं जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा में एंटर करती है। यहां तक समझ में आया तो फाइनल दिल बना दीजिए। यहां तक समझ में आया तो एक बार दिल बना दीजिए, फटाफट दिल बना दीजिए। इन लोगों को जवाब दे दीजिए जो बीच में लिख रहे हैं, क्लास बंद करिए, जल्दी से दिल बना दीजिए। यहां तक समझ में आया? देख लो, ये इतने सारे दिल बन रहे हैं, ये उनको जवाब है जो बीच में लिखते हैं। हमें इनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, पता है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर वही है, सोशल अटेंशन के लिए कर रहा हूं। अवॉइड करना चाहिए इन लोगों को, दे आर वेस्ट फेलो। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ गया, आपको यहां तक समझ में आ गया है, यहां तक आपको समझ में आ गया है, बिल्कुल सही है। यहां तक आपको समझ में आ गया है, यहां तक आपको समझ में आ गया है। कितना टाइम बाकी है? 5:44 है। मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, मेरे पास 10 मिनट का टाइम है। तो आप, मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, तो आप मेरे पास 10 मिनट का टाइम है। आप ध्यान से देखिएगा, आप पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। मैं आपको अभी, आप ये मत पढ़ना व्हाट इज फिलीफॉर्म एपरेटस। मुझे आपको फिलीफॉर्म एपरेटस के बारे में बताना था, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, उसके बाद मुझे आपको बताना था एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक। ये हमने नहीं पढ़ा है। तो बच्चों, हमने यहां तक पढ़ा है, हमने यहां तक पढ़ा है। तो अभी आप
इतना ही करिएगा। अभी हमने इसके आगे नहीं पढ़ा है, हमने इसके आगे नहीं पढ़ा है। तो अब आप मेरी बात को समझिएगा, पॉजिटिवली लीजिएगा। आपके पास आज जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन में यहां तक के टॉपिक के क्वेश्चन होंगे तो आप कर लेना, 4-5 क्वेश्चन इसके बाहर होंगे तो आप परेशान नहीं होइएगा। मैंने आपको क्या कहा था क्लास स्टार्ट होने से पहले, स्ट्रेस मत लेना। अगर तुम जेन्युइन स्टूडेंट हो, पढ़ने के लिए आए हैं, मैं संभाल लूंगा यार, मैं संभाल लूंगा भाई, अभी जिंदा है, मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। तो मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूं, एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूं, एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूं, फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरती है, उसके बाद स्टिग्मा में जो शुगर है, जो वाटर है, उसको एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन की जो वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म में प्रेशर इंक्रीज होता है। तो भैया सिंपल सी बात है, एक जहाज में छेद हो गया है, नहीं ये एग्जांपल दूसरा दे दिया सिंपल समझिए। अब वेजिटेटिव सेल स्वेल कर रही है, तो वेजिटेटिव सेल कहीं से तो बाहर आएगी ना, तो वेजिटेटिव सेल वहीं से बाहर आएगी जहां पर सेल वॉल की थिकनेस कम होगी, जहां पर एक्साइन एब्सेंट होगी। तो वेजिटेटिव सेल यहां से बाहर आ गई, यहां से बाहर आ गई। तो इलोंगेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल which is covered by intine, elongation of vegetative cell which is covered by intine called pollen tube। तो कौन सी सेल है जो pollen tube बनाती है? Vegetative cell। Now what next? The generative cell enters into the pollen tube। जनरेटिव सेल pollen tube के अंदर एंटर कर गई। उसके बाद जनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बना लेगी। बिल्कुल सही। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जब जनरेटिव सेल माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बनाएगी, उस टाइम पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पर होगी। यह बताना चाह रहा हूं कि जब पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट बनेंगे, उस टाइम पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पर होगी। यह बताने जा रहा हूं। समझ में आया? तो दिल बना के विदाई करिए जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। मस्त होके बैठना चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई फिर आएगा। ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना, स्ट्रेस मत लेना। अगली क्लास तबाही होगी, अगली क्लास सुनामी होगी, अगली क्लास तबाही होगी, अगली क्लास बहुत खतरनाक होगी, आज से भी खतरनाक होगी। अच्छे से पढ़ाई करना, घबराना मत। जितना पढ़ाया सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन मत करना। बिल्कुल एकदम ऐसे का ऐसे ही पढ़ते रहना। फिर मिलेंगे। सलाम रॉकी भाई, सलाम। लोकेश सर।